हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अगेन। उसके होने से तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। कुछ वक्त आगे चलने के मीरा रुककर वहीं खड़ी हो जाती है और वो नंदिनी को भी इशारा करती है वहाँ रुकने के लिए। नंदिनी, जिसने आरव का हाथ पकड़ा हुआ था, वो मीरा की तरफ अपनी सवालिया नज़रों से देखती है कि तभी मीरा नंदिनी से कुछ कहती है और जिसके बाद वो मीटिंग रूम में फिर से चली जाती है। वहीं नंदिनी, जो पहले मीरा के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रही थी, और वो फिर आरव का हाथ पकड़कर उसे एक चेयर पर बिठा देती है और अनन्या से अपने साथ आने को कहती है। नंदिनी आगे चल रही थी तो अनन्या ठीक उसी के पीछे अपने दबे हुए पाँव से। और जैसे ही अनन्या और नन्ही मीटिंग रूम में एंटर करते हैं, वो रूम को पहली बार लॉक कर देती है अंदर से ही। मीटिंग रूम का एनवायरनमेंट सॉफ्ट लाइट्स, ग्लास वॉल्स और सिटी के लाइट्स के रिफ्लेक्शन से थोड़ा डिम लग रहा था। वहीं अनन्या, जो समझने की पूरी कोशिश कर रही थी कि यहाँ क्या होने वाला है, कि तभी नंदिनी मीरा से, मैम मैं बाहर ही हूँ। मीरा भी अपना बस सर हिला देती है और नंदिनी उस रूम से बाहर निकल जाती है। और जाते हुए वो एक बार फिर डोर को लॉक कर देती है। अब रूम में सिर्फ 2 लोग। वहीं मीरा, जो खड़ी हुई थी, लेकिन फिर धीरे से चेयर खींचकर उस पर बैठ जाती है। वो डायरेक्टली अनन्या को देखती तो नहीं है, लेकिन उससे कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था। मीरा ये कहते हुए बहुत सीरियस फेस बनाकर अनन्या की तरफ देखने लगती है। वहीं अनन्या, जो तुरंत रिप्लाई तो नहीं करती, लेकिन फिर कहती है, मुझे पता है। अनन्या ये कहने के बाद कोई जस्टिफिकेशन नहीं देती, ना ही कोई खुद का डिफेंस करती है। मीरा बस वो अनन्या को बहुत ध्यान से देख रही थी कि तभी तो फिर तुमने बाउंड्रीज क्यों नहीं रखी? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम किसके साथ इन्वॉल्व हो रही हो? तुम्हें यहाँ आए सिर्फ 4 दिन हुए। अनन्या ये सुनकर बस एक गहरी सांस लेती है। तभी अनन्या, मैंने रखी थी। मीरा अनन्या का जवाब सुनकर थोड़ी तो सरप्राइज़ हुई थी कि तभी अनन्या, मैं कभी उसके पास नहीं गई, वो खुद मेरे पास आया था। और ये कहने के बीच दोनों के बीच एक साइलेंस आ जाता है। वहीं बाहर आरव, जो चेयर पर बैठा हुआ था और अपने दोनों पैरों को हवा में झुला रहा था। वहीं रूम के अंदर मीरा, जो अभी अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी, जैसे कुछ बहुत पुरानी याद सोच रही हो, कि तभी वो बहुत लो वॉइस में कहती है, तुम्हें पता है, मैं डर गई थी। मैंने कभी आरव को किसी के इतने नज़दीक नहीं जाने दिया। मीरा ये कह तो रही थी, लेकिन ये कन्फेशन उसके लिए बहुत नया था। तभी मीरा अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए, मुझे लगा अगर आरव किसी के पास जाएगा तो वो इंसान आखिर में उसे छोड़कर चला जाएगा, और मैं आरव को अकेला नहीं देख सकती। और वो फिर से उसकी आवाज़ ये कहते हुए थोड़ा ब्रेक लेती है। अनन्या मीरा को नोटिस तो करती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। वो बस मीरा को अपनी बात पूरी बोलने देती है। तभी मीरा, वो फिर से अकेला हो जाएगा। वहीं अनन्या, वो ऑलरेडी अकेला है मैम। और जैसे ही मीरा अनन्या के मुंह से मैम शब्द सुनती है, वो कुछ रिएक्ट तो नहीं करती, लेकिन बस उसे बहुत ध्यान से देखने लगती है। तभी अनन्या, पर वो वीक नहीं है, उसे सिर्फ ऐसी जगह चाहिए जहाँ वो अपना होना महसूस कर सके,
जहाँ उसको अपनापन फील हो और जहाँ वो सेफ फील कर सके। मैम, अभी वो सिर्फ छोटा बच्चा है और आपने उसकी बाउंड्रीज़ खींच दी हैं। आपको वो बाउंड्री ख़त्म करनी होगी। अनन्या की ये बात मीरा के लिए बिल्कुल स्ट्रेट थी। मीरा जैसे ये बात सुनती है उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है, लेकिन वो अपने आंसू बहुत जल्दी छुपा लेती है कि तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से अपने छोटे छोटे कदमों से आरव रूम के अंदर आ जाता है। उसकी नज़र पहले अनन्या पर जाती है और फिर मीरा की तरफ कि तभी आरव अनन्या के पास आकर उसका दुपट्टा पकड़ के उससे कहता है, आप मेरे साथ चलोगी मेरे घर? आरव जैसे ये बात करता है मीटिंग रूम एकदम फ्रीज हो जाता है। वही मीरा जो बस अपना सर झुका लेती है, वही अनन्या जिसकी आरव की ये बात सुनकर सांस मानो अटक सी गई थी। तभी मीरा अपनी चेयर से खड़े होकर आरव के पास आ जाती है और वो आरव का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन इस बार आरव अपना हाथ मीरा से छुड़ाता नहीं है। तभी मीरा अनन्या की तरफ देखती है, लेकिन इस बार बॉस की नज़र से नहीं, एक गार्जियन की नज़र से। मीरा जो अब बहुत थकी हुई थी, शायद मीरा एक डिसीज़न ले चुकी थी और मीरा पहली बार किसी के सामने इतना अटकते हुए कहती है, तुम रहना चाहती हो? मीरा इस बात को साफ तरीके से नहीं कहती, लेकिन अनन्या समझ चुकी थी मीरा की बातों की गहराइयों को। अनन्या कुछ पल तो सोचने लगती है, लेकिन फिर कहती है, मुझे रहना नहीं है, बस रुकना है तब तक वो खुद से ना चल ले, जब तक वो खुद से बोल ना ले और जब तक वो हंसने ना लगे। मीरा अनन्या की बातें सुनकर एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि अनन्या का ये जवाब कोई परमिशन नहीं मांग रहा था, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। क्योंकि अनन्या ने हाँ भी नहीं बोला था और ना ही मना किया था, लेकिन रूम के अंदर कुछ तो था जो सेटल हो गया था। वही आरव जो अब मीरा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो पहले तो अपने फेस पर स्माइल लेकर मीरा की तरफ देखता है और फिर अनन्या की तरफ। ये मीरा के लिए बहुत सेटिस्फाइड था। वहीं बाहर कॉरिडोर में नंदिनी खड़ी हुई थी, जो दरवाजे के पीछे की हुई सारी बातों को महसूस कर रही थी। उसने महसूस कर लिया था अपनी मीरा मैडम के डिसीज़न को, और वो खुद से ही कहती है, मैम बदल रही हैं। लेकिन नंदिनी अभी इसको ठीक तरह से समझ नहीं पाई। कभी कभी फैमिली बनाने के लिए सिर्फ खून का रिश्ता नहीं चाहिए होता है, कभी कभी सिर्फ एक कुर्सी, एक कमरा और 3 जिंदगियां ही काफ़ी होती हैं। और मीरा उस दिन ये बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि प्यार या अटैचमेंट कभी परमिशन नहीं मांगता। वो तो सिर्फ अपनी जगह कहीं पर भी किसी से भी कभी भी हो जाता है। कुछ चीज़ें बस कागज़ पर बराबर लगती हैं, लेकिन दिल में नहीं, जैसे 2 चॉकलेट के डिब्बे। के तभी मीरा आरव को अपनी गोद में लेकर रूम से बाहर निकल जाती है। नंदिनी जैसे ही मीरा को देखती है, वो भी उसके साथ साथ ऑफिस से निकल जाती है। वहीं अनन्या जो बहुत थकान महसूस कर रही थी, वो भी अपना बैग लेकर ऑफिस से निकल जाती है। ये तीनों जिंदगियां अभी अलग अलग ट्रैक पर अपने घर को निकल चुकी थी। वहीं नेक्स्ट डे ऑफिस की सुबह बहुत धीमी थी।
अनन्या ने भी अपना बैग धीरे से डेस्क पर रख दिया और बैग की साइड पॉकेट से एक छोटी सी चॉकलेट निकाली और वो सीधा प्ले एरिया की तरफ देखती है। वहीं आरव जो फ्लोर पर बैठा हुआ था अपनी टॉय कार के साथ। अनन्या जैसे ही आरव को देखती है वो सीधा प्ले एरिया की तरफ चली जाती है और जो चॉकलेट उसने अपने बैग से निकाली थी उसे बेंच के कॉर्नर पर रख देती है। तभी अनन्या, कल बोला था ना मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगी। आरव ये सुनकर बेंच से चॉकलेट को उठा लेता है। पहले वो रैपर देखता है और फिर नाम पढ़ता है और फिर उस चॉकलेट को अपने पास रख लेता है। वहीं मीरा, जो आज भी इन दोनों को क्लास वॉल के उस पार से देख रही थी, उसने नोटिस किया कि अनन्या आज आरव से डिस्टेंस बनाकर खड़ी है। वो देखती है कि कैसे अनन्या ने आरव को चॉकलेट दी और कैसे आरव ने चुपचाप वो चॉकलेट अपने पास रख ली। और इसी तरह इनका ऑफिस का आज का दिन भी बस बीत जाता है। वहीं रात का वक्त मीरा अपने घर पर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। आरव भी जो उसके पास ही बैठा हुआ था कि तभी मीरा थोड़ा कैजुअली होकर आरव की तरफ देखते हुए कहती है, आज ऑफिस में क्या मिला? वहीं आरव जैसे ही मीरा के इस सवाल को सुनता है वो बहुत धीरे से कहता है, चॉकलेट। तभी मीरा, कौन सी? तभी आरव अपनी स्पून को धीरे से टेबल पर रख देता है और फिर कहता है, अनन्या वाली। आरव का जवाब सुनकर मीरा का चेहरा बिल्कुल नेचुरल तो रहता है, लेकिन उसके दिमाग में एक अलार्म बज जाता है, जैसे कोई बात पिन कर गई हो। नेक्स्ट डे ऑफिस आते ही मीरा सबसे पहले नंदिनी को अपने ऑफिस बुलाती है। नंदिनी जैसे ही मीरा के ऑफिस पहुंचती है, मीरा बहुत ही लो वॉइस में, नंदी आरव के लिए चॉकलेट भेजो। तभी नंदिनी, मैम कौन सी? तभी मीरा, बेस्ट ब्रांड्स इम्पोर्टेड और किड्स के लिए स्पेशली। और यह कहते हुए वो एक पॉज लेती है और एक बार फिर, और एक बात और, चॉकलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उसे किसी और से लेने की ज़रूरत ना पड़े। नंदिनी ये सुनकर कुछ नहीं कहती, वो अपना सिर बस हाँ में हिला देती है। और कुछ ही देर बाद नंदिनी प्ले एरिया में जाती है। नंदिनी के हाथ में बहुत सारी मल्टीपल ब्रांड की चॉकलेट्स बॉक्स थे, ब्राइट रैपर्स, फैंसी नेम्स और ढेरों सारी चॉकलेट। कि तभी नंदिनी बैग्स को आरव के पास रख देती है और वो कहती है, मैडम ने भेजी है, और वो बैग वहीं रख देती है। वहीं आरव जो एक बार भी बैग्स की तरफ नहीं देखता, ना ही वो अपना हाथ बढ़ाता है और ना ही कोई इंटरेस्ट दिखाता है, वो बस वहाँ पर ऐसे ही बैठा रहा, अपनी टॉय कार को बस देखता रहा। नंदिनी आरव को देखकर वहीं रुक जाती है और कहती है, आरव। वहीं आरव जो सर उठाकर नंदिनी की तरफ देखता है और वो बस एक बात कहता है, मेरी चॉकलेट तो अनन्या है। वहीं नंदिनी जो आरव की बात सुनकर बस उसे देखती रहती है। वहीं अनन्या जो उसी वक्त आरव के पास आ रही थी, वो भी ये बात सुन लेती है। जैसे ही वो आरव के मुंह से ये बात सुनती है, उसका दिल एक पल के लिए मानो बहुत भारी हो जाता है और वो तुरंत आगे तो नहीं बढ़ती, क्योंकि अब शायद उसे अपनी बाउंड्रीज याद हो चुकी थी। लेकिन वहीं आरव जिसकी नज़र अनन्या पर पड़ जाती है और वो जैसे अनन्या को देखता है, वो कहता है,
मुझे वही चॉकलेट चाहिए जो कल आपने दी थी। अनन्या जैसे ही आरव की बात सुनती है, वो आरव के पास आकर अपने बैग में से वही चॉकलेट निकालती है जो उसने कल आरव को दी थी, और वो चॉकलेट देते हुए आरव के पास जाकर वहीं फ्लोर पर बैठ जाती है और चॉकलेट को आगे करते हुए, ये लो तुम्हारी कल वाली चॉकलेट। आरव हाथ बढ़ाकर वो चॉकलेट अनन्या के हाथ से ले लेता है। वो पहले तो चॉकलेट को देखता है और फिर तुरंत चॉकलेट को खोलकर एक बाइट खाने लगता है और फिर कहता है, ये बस मेरी है। वहीं जो चॉकलेट्स नंदिनी लाई थी, वो चॉकलेट्स के बॉक्स अभी भी ऐसे ही रखे हुए थे। आरव अब भी उनकी तरफ नहीं देखता और ना ही उन्हें छूता है। वहीं मीरा जो दूर से खड़े होकर सब कुछ देख रही थी, उसकी भेजी हुई चॉकलेट्स और कैसे आरव उन चॉकलेट्स को इग्नोर कर रहा है, और अनन्या की सिंपल सी छोटी सी दी हुई चॉकलेट जिसे वो खा रहा है, कि तभी मीरा खुद से ही कहती है, मैंने इसको बेस्ट दिया लेकिन इसने देखा तक नहीं। जैसे ही वो कहती है, उसके दिल में मानो बहुत तेज़ दर्द उठाओ। वही नंदिनी जो अब मीरा के पास आ चुकी थी, और वो कहती है, मैम, बच्चा कभी भी ब्रांड नहीं चुनता, वो बस प्यार चुनता है, और ये प्यार शायद उसने खुद चुना है। मीरा जैसे ही नंदिनी की बात सुनती है, वो गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं अनन्या जो आरव को चॉकलेट्स देने के बाद उसको गुड बाय बोलकर वहाँ से जा चुकी थी, वहीं आरव जो अभी भी अनन्या की दी हुई चॉकलेट खा रहा था, और वो बार बार खुद से एक ही बात कह रहा था, मुझे अनन्या वाली चॉकलेट चाहिए, रोज़ यही वाली। वही मीरा जो आरव की बात सुन रही थी, आरव के वर्ड्स मीरा के लिए अब बहुत भारी हो चुके थे। कभी कभी इंसान सब कुछ कंट्रोल करने की सोचता है, लेकिन बच्चे सिर्फ वही चुनते हैं जो उनके लिए सेफ़ होते हैं, और आरव के लिए सेफ्टी सिर्फ चॉकलेट्स के ब्रांड में नहीं थी, उस हाथ में थी जो रोज़ बिना किसी डर के उसके पास रहते थे। मीरा का कंट्रोल करना आरव का मीरा को बहुत दूर कर गया था। वहीं रात का टाइम, मीरा का घर, रात जितनी शांत थी, मीरा खन्ना के अंदर उतनी ही तेज़ आवाज़ें थीं। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वक्त बस बीत रहा था, लेकिन मीरा वहीं बैठी हुई थी अपने रूम में, बिल्कुल अकेली। कॉफ़ी का कप उसकी टेबल पर रखा हुआ था, और चॉकलेट्स के डब्बे जो उसने नंदिनी से मंगवाए थे, वो बॉक्स उसे इरिटेट नहीं कर रहे थे, बस उसे जज कर रहे थे। सभी बॉक्स की परफेक्ट पैकिंग, परफेक्ट चॉइस, परफेक्ट प्लानिंग, कि तभी वो खुद से कहती है, परफेक्ट का क्या फ़ायदा जब कनेक्शन ही इम्परफेक्ट हो। और वो ये कहते हुए एक डब्बे को उठाने लगती है और उसके कवर को अपनी एक फिंगर से ट्रेस करने लगती है और उस ब्रांड का नाम पढ़ने लगती है। उस ब्रांड को चूज़ करने के लिए मीरा ने अपने ऑफिस पर लैपटॉप की स्क्रीन पर घंटों रिसर्च की थी। सब कुछ मीरा ने परफेक्ट किया था, लेकिन फिर भी आरव ने उसकी तरफ एक बार देखा तक नहीं। कि तभी मीरा को अचानक एक पुरानी याद फ्लैशबैक होती है, जिसमें मीटिंग्स रूम में बोर्ड रूम, इन्वेस्टर, प्रेशर, वो सब कुछ कैसे संभाल रही थी। उसने उस वक्त भी सब कुछ कंट्रोल किया हुआ था। मीरा को ऐसा लगता था जैसे कंट्रोल करना ही सब कुछ संभालना होता है, और जैसे ही वो उस फ्लैशबैक से बाहर आती है, ये सब बस उसे सिर्फ एक झूठ लगा
और वो खुद से ही कहती है, मैंने कभी मैनेज तो किया ही नहीं, मैंने तो बस डोमिनेट किया। और जैसे ही इसे इस बात का रियलाइजेशन होता है, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा पेनफुल था। वहीं बेडरूम के अंदर आरव जो अपनी बेड पर सोया हुआ था, और जैसे ही वो अपनी करवट बदलता है, मीरा तुरंत उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, जैसे अगर वो तेज़ सांस भी ले तो आरव की नींद टूट जाएगी। वो बस दूर खड़े होकर उसको देखने लगती है। आरव की ब्लैंकेट जो थोड़ी हुई सी गिरी हुई थी, जिसकी वजह से आरव के पैर उखड़े हुए थे। मीरा ने बहुत धीरे से उसकी ब्लैंकेट को सही से एडजस्ट किया। मीरा जैसे ही ये करती है, आरव तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। तभी आरव नींद में ही दीदी बस इतना कहकर वो फिर से सो जाता है। मीरा जैसे ही ये सुनती है, वो एकदम फ्रीज हो जाती है और वो कहती है, इसने सपने में भी मेरा नाम नहीं लिया। मीरा इस बात से जेलस भी नहीं होती, लेकिन कंपैरिजन भी नहीं करती। उसने बस ये एक्सेप्ट किया कि आरव के दिल में उसके लिए जगह कंट्रोल से थोड़ी बाहर हो गई है, और शायद अब आरव के लिए मीरा का वही जगह सबसे रियल है। दूसरी तरफ अनन्या, जिसके घर में सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा था। अनन्या मिरर के सामने खड़ी हुई थी। उसका फेस बिल्कुल थका हुआ, पर आंखें सपनों से भरी हुई, और वो खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, मैं ज़्यादा कर रही हूँ या मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो वो चाह रहा है। अनन्या ये सवाल बार बार खुद से बस पूछ रही थी। वही नेक्स्ट डे, ऑफिस की सुबह की रोज़ वाली रूटीन, लेकिन अंदर सब कुछ बदला हुआ। आरव रोज़ की तरह प्ले एरिया में बैठा हुआ था। अनन्या भी अपनी डेस्क पर ही बैठी हुई थी। दोनों एक दूसरे को बस महसूस कर रहे थे, लेकिन बोला कोई भी नहीं रहा था। ये खामोशी शायद अब और बढ़ रही थी। वहीं मीरा जो खड़े होकर दोनों को देख रही थी। वहीं आरव जो अनन्या की तरफ देखकर अब रुक जाता है, तो वहीं अनन्या जो आरव की तरफ देखकर खुद को रोक लेती है। दोनों बस एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और जैसे ही मीरा को ये रियलाइजेशन होता है, वो अंदर से हिल सी जाती है। तभी नंदिनी, आपने कभी सोचा है कि बच्चा सेफ फील तब करता है जब उसे कंट्रोल नहीं किया जाता? मीरा नंदिनी की बात सुनकर कुछ नहीं कहती। तभी नंदिनी थोड़ा आगे बढ़कर कहती है, और शायद यही वजह है कि वो लड़की उसे परफेक्ट लड़की लगती है। तभी मीरा बहुत धीरे से पूछती है, क्योंकि मैं इम्परफेक्ट हूँ। नंदिनी ये सुनकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। वहीं अब शाम का वक्त, आरव अपना बैग रखकर मीरा की तरफ बिना देखे ही कहता है, अनन्या आज ज़्यादा चुप थी। तभी मीरा आरव से कहती है, तुम्हें बुरा लगा? आरव पहले तो थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता है, नहीं, लेकिन वो फिर भी यहीं थी, मेरे पास ही। और कुछ ही वक्त बाद ये सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। वहीं मीरा अपने रूम में आते ही सबसे पहले उन चॉकलेट्स के डब्बों को कवर्ड में रख देती है। वो उन्हें छुपाना नहीं चाहती थी, बस साइड में रख देती है। उसने डिसाइड किया कि वो नेक्स्ट मूव चॉकलेट से नहीं लेगी, वो अब खुद पर काम करेगी। कुछ बच्चे अपनी ज़रूरतें शब्दों से नहीं बताते, बस जहाँ उन्हें सेफ लगता है वो वहीं रुक जाते हैं। आरव उन्हीं बच्चों में से था। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग किचन में हल्की रोशनी थी,
कॉफ़ी मशीन की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। आरव भी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और उसके ठीक सामने एक बाउल रखी हुई थी। वो उसमें से खा तो नहीं रहा था, बस स्पून को बाउल के किनारे पर धीरे धीरे से अपने छोटे छोटे हाथों से घुमा रहा था। मीरा ने जैसे ही उसे देखा, वो उसको टोकती तो नहीं है, पर कहती है, आरव खाने पर ध्यान दो, लेट हो रहा है। और इसके बाद आरव खुद से ही खाना खाने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद आरव का हाथ लगकर उसके गिलास से थोड़ा सा दूध टेबल पर गिर जाता है। आरव पहले तो उस बिखरे हुए दूध को देखता है, लेकिन वो मीरा की तरफ एक बार भी नहीं देखता। वो चुपचाप से टिश्यू लेता है और उसको साफ़ करने लगता है। मीरा को ये महसूस होता है कि अब आरव को इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है और वो बस चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करती रहती है। थोड़ी देर बाद मीरा पूछती है, आरव आर यू रेडी? आरव भी बस अपना सिर हिला देता है और कहता है, हाँ। वहीं कार के अंदर, जहाँ ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा था और नंदिनी फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, तो आरव और मीरा पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। कार में कोई सॉन्ग प्ले भी नहीं था, कार बिल्कुल खामोश थी। वही आरव जो कभी विंडो के बाहर देख रहा था, तो कभी कभी अपनी टॉय कार को सीट पर ही चला रहा था। मीरा कुछ नहीं कहती और ना ही आरव से कुछ पूछती है, और वो खुद से ही सोचती है, शायद मुझे अभी चुप रहना चाहिए। कभी कभी चुप रहना भी पेरेंटिंग का ही एक हिस्सा होता है। ये थॉट्स मीरा के लिए बिल्कुल नया था। और जैसे ही कार ऑफिस पहुंचती है, आरव सीधे कार से निकलकर प्ले एरिया में भाग जाता है। वहीं अनन्या जो अपने ही डेस्क पर बैठी हुई थी, उसने आरव को आते हुए तो देख लिया था, लेकिन अपनी नज़र हटा लेती है। लेकिन आरव कहाँ समझने वाला था। आरव धीरे धीरे चल के आकर अनन्या की चेयर के पास ही आकर फ्लोर पे बैठ जाता है। अनन्या पहले तो कुछ नहीं कहती, लेकिन कुछ सेकंड बाद अपनी चेयर थोड़ी पीछे करके, ताकि आरव को स्पेस मिल सके, और फिर नॉर्मल टोन में कहती है, गुड मॉर्निंग आरव। वही आरव गुड मॉर्निंग, और वो अनन्या की तरफ स्माइल पास कर देता है। जहाँ अनन्या अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी कि तभी उसका ध्यान आरव पर जाता है और वो उससे फिर से कहती है, आरव आपकी कार फिर से रेड हो गई। आरव अनन्या की बात सुनकर अपनी कार को देखता है और कहता है, फास्ट है, इंजन गर्म हो गया। वहीं अनन्या आरव की बात सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। वहीं ग्लास वॉल के उस पार मीरा जो खड़े होकर इन्हें देख रही थी, मीरा नोटिस करती है कि आरव जो अभी अनन्या से ना बात कर रहा है और ना ही हिल रहा है, वो बस अनन्या के पास खुद को कंफर्टेबल फील कर रहा है। और अनन्या भी बस अपने काम पर फोकस्ड है, ना ही उसे एंटरटेन कर रही थी, ना कोई क्वेश्चन कर रही थी, और ना ही अभी कुछ उसके साथ शेयर। बस आरव अनन्या के पास खड़ा हुआ था। शायद मीरा को अब समझ आने लगा था कि आरव अनन्या के पास क्यों रहता है। वहीं कुछ वक्त बाद कॉफ़ी रूम में मीरा और अनन्या आमने सामने खड़े हुए थे। दोनों के बीच बिल्कुल सन्नाटा बस गया था, जैसे उसे जानबूझकर बनाया गया हो। कि तभी मीरा खुद से शुरुआत करते हुए, वो ज़्यादा नहीं बोलता। अनन्या भी बस
अपना सिर हिला देती है और वो कहती है, मैंने नोटिस किया है। पर वो बोलने से पहले बहुत ऑब्ज़र्व करता है। मीरा ये सुनते हुए बहुत धीरे से अपनी कॉफ़ी घुमाती है और फिर कहती है, मुझे पहले लगा था कि मैं उसे पुश कर रही हूँ ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने। और वो ये कहते हुए एक पल के लिए रुक सी जाती है, तभी आगे बढ़ते हुए, अब लगता है मैं बस उसे थका रही थी। वही अनन्या जो चुपचाप पहले तो मीरा की बातें शांति से सुनती है और फिर जैसे वर्ड्स चुन रही हो और कहती है, आरव वीक नहीं है लेकिन लाउड भी नहीं है, वो बस अभी शांत है। अनन्या की ये बातें मीरा के लिए काफ़ी थी। वहीं कॉफ़ी रूम के डोर पर आरव जो वहीं खड़ा हुआ था और वो सीधा अनन्या के पास आता है। तभी आरव, दीदी। अनन्या जैसे ही ये सुनती है वो उसकी तरफ थोड़ा झुक सी जाती है और कहती है, क्या हुआ? वहीं आरव अपनी कार अनन्या को दिखाते हुए, ये गिर गई। अनन्या जैसे ही वो कार देखती है वो आरव के हाथ से वो कार ले लेती है और उसको ठीक करने लगती है। जब अनन्या कार को ठीक कर रही थी वो आरव से कुछ नहीं पूछती और कार फिक्स होने के बाद वो आरव की तरफ वो कार कर देती है। तभी आरव, ये ठीक हो गई? अनन्या बस अपना सिर हिला देती है, हाँ। वही मीरा जो वहाँ बैठे हुए इन दोनों को देख रही थी। मीरा ने नोटिस किया कि आरव अनन्या को देख नहीं रहा था। वो अपना नीचे फेस करके खड़ा हुआ था और जैसे ही इसकी कार ठीक हो जाती है वो वापस प्ले एरिया में चला जाता है, बहुत ही शांति से, बिना कोई ड्रामा किए। मीरा समझ चुकी थी कि ये आरव की अटैचमेंट नहीं है, ये उसका अनन्या पर ट्रस्ट है। वही शाम को आरव और मीरा घर वापस आ चुके थे। डिनर के बाद आरव काउच पर बैठा हुआ अपनी कार चला रहा था। मीरा भी उसके पास ही बैठी हुई थी। वो ज़्यादा कुछ उससे नहीं पूछती, बस एक बात, आरव आज सब ठीक था? आरव मीरा का ये सवाल सुनकर अपनी कार को रोक देता है और फिर कहता है, हाँ, और फिर अपनी कार को चलाने लगता है। आरव ने किसी को अपनी फीलिंग्स समझाने की कोशिश नहीं की। उसने बस जहाँ सुकून था वहीं बैठना चुना और मीरा पहली बार ये समझ रही थी, हर बच्चा बोलकर नहीं बताता कि वो किस पर भरोसा करता है। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बनते, वो बनते हैं उस वक्त जब कोई टूट रहा होता है और कोई बिना पूछे वहीं बैठ जाता है उसी के पास। वही नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह ऑफिस के लिए निकलते वक्त अनन्या का मन आज बहुत भारी था। वो मिरर के सामने रुककर खड़ी रहती है और वो कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे सिर्फ थकान है। लेकिन उसकी आंखें जो इस बात पर सहमत नहीं थी, उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी। वो पिछले कुछ दिनों से खुद को लगातार रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, ना ज़्यादा पास ना ज़्यादा दूर, और ये बैलेंस उससे बहुत थका रहा था। वहीं ऑफिस में एंट्री होती है। अनन्या भी अपने डेस्क पर संभलते हुए बैठ जाती है। उसने प्ले एरिया की तरफ आज देखा भी नहीं। अगर देखा तो मानो वो फिर से वहीं चली जाएगी। आरव जो वहीं पर था, फ्लोर पर बैठा, छोटे छोटे ब्लॉक से एक लाइन बना रहा था। वो बोल तो कुछ नहीं रहा था,
बस अपने छोटे छोटे हाथों से उन सबको अरेंज करने की कोशिश कर रहा था। और कुछ ही देर बाद आरव चुपचाप उठ के वहाँ से अनन्या की डेस्क के पास आ जाता है। ना कोई आवाज़ और ना ही कोई कंप्लेन, बस अनन्या की चेयर के पास आकर वहाँ बैठ जाता है। अनन्या ये महसूस तो कर लेती है, लेकिन उस ओर बिल्कुल भी नहीं देखती। उसने अपना काम बस ऐसे ही कंटिन्यू रखा। इन दोनों के बीच शायद एक समझौता बन चुका था, और ये वो समझौता था जहाँ आरव बस आकर अनन्या के पास बैठ जाता है। वहीं अनन्या की स्क्रीन पर नंबर ब्लर हो रहे थे। उसका ध्यान काम पर नहीं जा रहा था। वो आज थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी कि तभी वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए, मैं यहाँ रह तो रही हूँ पर मैं खुद को यहाँ से भगा रही हूँ। अनन्या क्या कर रही है यार तू? और वो ये कहते हुए खुद से ही गहरी सांस लेती है और फिर उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वहीं ग्लास वॉल के उस पार मीरा, जो अनन्या को नोटिस कर रही थी, उसने देखा कि अनन्या अचानक उठकर कहीं चल देती है। उसके स्टेप्स तेज नहीं थे, लेकिन शायद बहुत हैवी थे। और आरव, जो अपने ब्लॉक्स छोड़कर अनन्या के पास आकर बैठ जाता है। वहीं आरव अनन्या को जाते देख वो अनन्या का नाम तो नहीं लेता और ना ही किसी और को बुलाता है। वो खुद ही उसके पीछे थोड़े फासले पर चलने लगता है, जैसे कोई चीज़ उसे अनन्या की तरफ खींच रही हो। दूसरी तरफ वॉशरूम के बाहर अनन्या, जो आकर अब वहीं रुक गई थी, उसने वॉल के सहारे अपनी पीठ लगा दी थी और आंखें बंद करके वहीं खड़ी हो गई थी। और वो खुद से कहने लगती है, मैं गलत नहीं कर रही, फिर भी इतना गिल्ट क्यों लग रहा है? अनन्या की सांसें अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। वहीं आरव, जो अब अनन्या के पास आकर वहीं रुक जाता है। आरव ने ना तो अनन्या का हाथ पकड़ा और ना ही उसका दुपट्टा, वो बस वहीं पे खड़ा रहा। वहीं अनन्या, जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, उसकी नज़र सीधे आरव पर जाती है। अनन्या की नज़रें बिल्कुल शांत थी कि तभी वो धीरे से कहती है, बिना आरव के पूछे, मैं ठीक हूँ। आरव भी बस अपना सिर हिला देता है, हाँ, बस इतना ही। ना ही कोई सवाल और ना ही इससे आगे कोई बात। और वही सबसे ज़्यादा अनन्या का आरव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वहीं मीरा, जो आरव को इस ओर आता देख खुद भी उसके पीछे आने लगी थी और वो दूर से ही इस सीन को देख रही थी। वो महसूस कर रही थी कि कैसे आरव अनन्या के पीछे आया। वो ना तो उससे कुछ कहता है और ना ही उसे हक करता है, बस वहाँ खड़े खड़े उसको देख रहा था, जैसे उसे संभालने की कोशिश कर रहा हो। वो बस उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मीरा को जैसे ही ये बात महसूस होती है, उसके दिल में ये बात बहुत गहरी उतर सी जाती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।